अगर आपसे कोई कहे कि चलिए जापान घुमाएं, चलिए कोरिया घुमाएं, तो क्या आपको लगेगा कि ये सच बोल रहा है? तो बिल्कुल, अगर आज के बाद आपसे कोई कहे कि चलिए कोरिया का शहर घुमा दें, कोरियन सिटी घुमा दें और आपको जापानी शहर घुमा दें, तो आपको यकीन मानना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी सिटी जो है जापानी सिटी और कोरियन सिटी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने जा रही है। क्या है पूरा मामला, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि नोएडा में सेमी कंडक्टर हब जो बनने वाला है, उसमें कंपनियों के लिए जापानी और कोरियन शहर बसाने की बात की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसको हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जापानी और कोरियाई इंडस्ट्रियल सिटीज बनने जा रही है। ये सिटी जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही है। ये जेवर एयरपोर्ट वही है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने का दावा कर रहा है, और साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट के आसपास में ही, उसके नज़दीक में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने की तैयारी है, वो भी जेवर के आसपास है। यानी कि नोएडा में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में मतलब एकदम जानिए कि खुशियों की बौछार ही बौछार होने वाली है, जिससे दोनों देशों में आने वाले कारोबारियों के लिए कनेक्टिविटी आसान रहेगी। किनके? जापानी और कोरियन के लिए। इन सिटीज़ में दोनों देशों की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी। जापानी सिटी सेक्टर 5A में बनेगी, और जहां 395 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, यानी कि काम चालू हो चुका है। वहीं कोरियन सिटी सेक्टर 4A में 365 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। आपको पता है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, कुछ समय पहले, ठीक है। ये सब उसी के तहत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि एईडा, AEIDA ने जापानी और कोरियाई इंडस्ट्रियल सिटीज बसाने की कवायद शुरू कर दी है। जेयर एयरपोर्ट के पास दोनों सिटीज बसाई जाएंगी। इससे दोनों देशों में आने वाले कारोबारियों के लिए कनेक्टिविटी आसान रहेगी। जेयर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 4A और 5A में ये दोनों सिटीज बसाई जाएंगी, जहां कोरियन और जापानी लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र भी स्थापित किए जाएंगे। इन सबके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होने वाला भी है। नोएडा में बसाई जा रही इन जापानी और कोरियन सिटीज में दोनों देशों की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कहाँ पर बसाई जाएंगी। एक सेक्टर 5A में बसाया जाएगा और एक सेक्टर 4A में बसाया जाएगा। इन सिटीज से जेवर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे इन दोनों परियोजनाओं को कनेक्टिविटी के मामले में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी कि क्या पता जापान और कोरिया से डायरेक्ट प्लेन जेवर एयरपोर्ट पर ही आए, क्योंकि इंटरनेशनल तो बन ही रहा है। तो इससे उतरने के बाद 10 किलोमीटर के बाद ही, मतलब 10 मिनट का रास्ता आप समझ सकते हैं कि उनकी कंपनी तक होने वाला है। इससे दोनों परियोजनाओं को कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह ने कहा कि इन दो इलेक्ट्रॉनिक हब में चिप्स, सेमीकंडक्टर, AI उपकरण और कैमरे बनाने वाली कंपनियां स्थापित की जाएंगी। दोनों सिटीज में जापान और कोरिया के कंपनी कर्मचारियों के लिए आवासीय यूनिट्स भी होंगे। सिंह ने बताया कि वहां रहने वाले जापानी और कोरियाई नागरिकों के लिए आवास, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं देने की बात हो रही है के प्रावधान के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि उसमें कर्मचारी भी होंगे कोरिया के, भारत के तो रहेंगे ही, लेकिन उसको संचालित करने वाले तो वही लोग हैं, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है और भारत उन्हें व्यापार करने के लिए, उन्हें कंपनी स्थापित करने के लिए ज़मीन देगा। और ज़मीन देने के साथ साथ उन्हें जब तक आप उनके हिसाब से आवास, उनके हिसाब से स्कूल, अस्पताल और जो सुविधाएं नहीं देंगे तो कोई आपके देश में क्यों रहेगा। तो भारत उनके हर वो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो यहाँ आ जाए वो यहाँ दिल लगाकर काम करे और भारत की इकॉनमी में आगे बढ़े। और आपको पता है कि भारत दुनिया में 30वें नंबर पर आने की कोशिश में है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी मदद करने वाली हैं। दोनों सिटीज की स्थापना का फैसला पिछले साल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले जापान और कोरिया के निवेशकों के साथ बैठक के दौरान लिया गया था। अगले कुछ महीनों में परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए कई प्रतिनिधि मंडल भी आए थे उत्तर प्रदेश में। अधिकारियों ने कहा कि कुछ जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पिछले साल प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया था। स्थान की जांच करने और मिट्टी परीक्षण करने के बाद कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि जाहिर की है। यानी कि कंपनियां यहां पर अपनी कंपनी स्थापित करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार की FDI नीति, जिसमें भूमि की लागत और स्टाम्प शुल्क में छूट के साथ साथ अन्य रियायतें भी शामिल है, पिछले साल अक्टूबर में नई औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था।
प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि भूमि उपयोग में 70% मुख्य उद्योग के लिए और 13% कारोबारी उपयोग के लिए अलग रखा जाएगा। इसके अलावा कुल भूमि का 10% आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और 5% अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे संस्थागत उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष 2% का उपयोग अन्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा। दोनों शहरों का विकास 2544 करोड़ रुपए में होने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने अब राज्य सरकार को पत्र लिखकर परियोजना लागत का 50% ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार अब तक 2 किस्तों में प्राधिकरण को लगभग 3300 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर चुकी है। प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगले कुछ सालों में अर्जित मुनाफे, प्लांट योजनाओं से उत्पन्न राजस्व और बैंकों के ऋण से अपना हिस्सा देने की योजना बना रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पूरा समझने की कोशिश की कि क्या योजना है सरकार की और किस प्रकार से ये इस पर कार्य कर रही है और किस प्रकार से ये आगे कर रही है डेवलपमेंट के काम। अच्छा, उन लोगों के लिए हम ये कुछ प्रमुख बिंदु आपको देने वाले हैं जिनको यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो आयोजित हुआ था उसके बारे में जानकारी नहीं है। आइए बताते हैं क्या था ये। 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और इसका समापन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही यहां पर कुल 19,058 MOU साइन हुए थे। इससे करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिलने की बात की जा रही है, यानी कि लगभग 94 लाख लोगों को यह रोजगार उपलब्ध करवा सकता है। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधाओं एवं MOU के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि 3 दिवसीय यूपी GIS 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और समापन किसने किया था? हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ AMU साइन किया है। यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में 6 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को कुल 156 करार भी अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अस्पताल खोलने का ऐलान किया था। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में सबसे बेहतर और सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए के AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए इस मंच पर बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की। दिसंबर 2022 में यूपी GIS 2023 के लिए राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए थे ताकि उत्तर प्रदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके। इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें 28,000 करोड़ के विभिन्न कंपनियां की तरफ से विकास को लेकर AMU साइन किए गए थे और कई सारी कंपनियों ने यहां पर आने की इच्छा जताई थी। और इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की इकॉनमी है, अगर ये सारे इन्वेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मुंबई और बेंगलोर के समानांतर आकर खड़ी हो जाएगी। किस मामले में? जॉब क्रिएट करने के मामले में। वैसे भी उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो शायद इन सारी चीज़ों से जो 90 लाख 93 लाख जॉब देने की बात की जा रही है,
कुछ नहीं तो 50 लाख को तो जॉब मिल ही जानी चाहिए। और ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि इन कंपनियों में इतने % उत्तर प्रदेश के हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो युवा हैं, यहाँ के क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनके लिए जॉब दिया जाए। हाँ, उसमें कुछ ढिलाई कर दी जाए कि अगर कुछ पर्टिकुलर कुछ विशेष योग्यता चाहिए और उत्तर प्रदेश में नहीं है तो उसमें बाहरी लोगों को भी मौका दिया जाए, जिससे भारत के अन्य लोगों को भी इसमें लाभ मिल सके। तो उम्मीद है कि ऐसी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ की होगी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे न्यूज़ के साथ, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो सिटी बन रही है और जो कंपनियां इन्वेस्ट यहाँ कर रही हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में और देश की इकॉनमी में कितना मदद कर सकती है? आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।